सपना अपनी माँ बबीता की इकलौती बेटी थी। बबीता भी सपना से बहुत प्यार करती थी, पर अब बबीता चाहती थी कि सपना की शादी हो जाए, पर सपना थी जो शादी करने को तैयार ही नहीं थी। सपना बेटा, अब हाँ भी कर दे। अगर तूने खुद पसंद रखा है किसी को तो वो भी बता दे। आखिर कब तक तू शादी नहीं करेगी? आखिर तेरी प्रॉब्लम ही क्या है? तू शादी क्यों नहीं करना चाहती है? माँ, मुझे शादी से दिक्कत नहीं है, पर मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती। मेरे अलावा आपका है ही कौन? आप इतने इतने बड़े घर में अकेली कैसे रहोगी? सभी बेटियों को अपनी माँ की इसी तरह से चिंता होती है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि बेटियां माँ के पल्लू से बंध जाएं। एक ना एक दिन तो बेटियों को शादी करके अपने ससुराल जाना ही पड़ता है। माँ, मुझे ये रिवाज बिल्कुल पसंद नहीं। हमेशा लड़कियां ही क्यों विदा हो, कभी लड़के विदा क्यों नहीं होते? आप देखना, मैं आपके लिए घर जमाई ढूंढ कर लाऊंगी। इतना बोलकर सपना वहाँ से चली जाती है और बबीता सपना के इस हरकतों से परेशान हो जाती है। इस तरह से कुछ महीने बीत जाते हैं और एक दिन मॉल में सपना की मुलाकात दीपक से होती है। दीपक अपना पर्स घर पर ही भूल चुका था। उसके पास पेमेंट देने के लिए पैसे नहीं थे। ये देखकर सपना उसकी मदद करती है। थैंक यू, आपने मेरी इतनी मदद की। आप मुझे अपना नंबर दे दीजिए, मैं आपके पैसे आपको लौटा दूंगा। कोई बात नहीं, अब आपके पास पैसे हो तब दे देना, ये मेरा नंबर है। वैसे कोई मजबूरी है क्या आपके पास जो आपके पास पैसे नहीं है? अरे नहीं नहीं, आपने तो गलत ही समझ लिया। मैं कोई गरीब घर से नहीं हूँ। हमारा अपना खुद का बिजनेस है, पर मुझे काम करना पसंद नहीं, इसलिए माँ ने आज मार मार कर मुझे मॉल भेजा सामान लाने के लिए। पर इन सब चक्करों में मैं अपना पर्स घर पर ही भूल गया। ओह माय गॉड इसका मतलब आप गरीब नहीं, कामचोर है। मुझे कामचोर इंसान रत्ती भर भी नहीं पसंद। आप मुझे फिर गलत समझ रही हैं। मैंने कहा ना, हमारा खुद का बिजनेस है। हमारे से मेरा मतलब था मेरा बिजनेस। मैं और मेरी माँ घर में अकेले रहते हैं। मेरी माँ काफी बीमार है, वो काम नहीं कर सकती, इसलिए मैंने घर में नौकर रखे। पर माँ को नौकर पसंद नहीं, वो चाहती है कि मैं घर के काम भी करूँ। बस यही वजह है। दीपक से बात करते ही सपना उससे इम्प्रेस हो जाती है। अब इसी तरह से उन दोनों की मुलाकात होती है और देखते ही देखते वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। ऐसे ही एक दिन अचानक से दीपक की माँ की मौत हो जाती है और वो दुखी हो जाता है। दीपक, खुद को संभालो, दुखी मत हो। दुखी ना हो तो क्या करूं? मेरी माँ के अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं था, और अब मेरी माँ भी मुझे छोड़कर चली गई। सपना, तुम मुझे कभी छोड़कर मत जाना। अगर तुम भी चली गई तो मैं नहीं जी पाऊंगा। ये घर मुझे काटने को दौड़ता है। मेरा मन नहीं करता इस घर में अकेले रहने का। दीपक, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। तुम मेरे घर चलो, ठीक नहीं लग रहे हो तुम। अब सपना दीपक को अपने घर ले जाती है और अपनी माँ को सारी बात बताती है। सपना की माँ को भी दीपक बहुत पसंद आता है और वो दीपक को दिलासा देने उसके पास जाती है। बेटा दीपक, जो दुनिया में आता है उसे एक न एक दिन तो जाना ही होता है। तुम्हारी माँ चली गई तो क्या हुआ, मैं हूँ ना तुम्हारी माँ। अब तुम हमारे साथ रहना यहीं पर। वैसे भी मेरी बेटी ही है और तुम्हारी जोड़ी मेरी बेटी के साथ बहुत अच्छी जमेगी। इसका मतलब सपना ने आपको सब बता दिया आंटी जी? हाँ बेटा, वैसे मेरी बेटी मुझसे कभी कुछ नहीं छुपाती। हम दोनों दोस्त की तरह हैं और वो तो हमेशा से कहती आई है कि वो घर जमाई पति लेकर आएगी। पर किसी को क्या पता था कि मजाक में कहा हुआ हर एक शब्द सच हो जाएगा। ऐसे बेटा, तुम्हें घर जमाई बनने में कोई एतराज तो नहीं होगा? आंटी जी, ऐतराज तो तब होता ना जब मैं अपनी फैमिली को छोड़कर आप लोगों के साथ रहता, पर अब तो मेरी फैमिली भी आप ही हो। फिर भला मुझे किस बात का ऐतराज? मेरी जिंदगी में अब सपना के अलावा कोई नहीं है। उसकी खुशियों के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इस तरह से दीपक घर जमाई बनने के लिए तैयार हो जाता है। बहुत जल्द बबीता सपना और दीपक की शादी करवा देती है। शादी के बाद दीपक अपना सारा सामान लेकर सपना के घर आ जाता है और अपना कारोबार भी सपना के घर से करता है। ऐसे ही एक दिन, वैसे मैंने सुना है जब से सर की माँ खत्म हुई है तब से वो अपनी बीवी के घर में रहते हैं। अरे बीवी नहीं, गर्लफ्रेंड। शादी तो उन्होंने अब करी है। वैसे पता नहीं लोग घर जमाई पति बनकर कैसे रह लेते हैं। अरे माँ मर गई थी तो क्या अपनी बीवी और सास को अपने घर ले आता? अरे बीवी कैसे जाएगी? बेबी तो खुद चाहती है कि उसका पति घर जमाई रहे। उसकी तो ऐसी ऐश है।
जैसे जैसे ऑफिस के सभी लोगों को पता चलता है कि दीपक घर जमाई है, वो लोग बातें बनाने लगते हैं। एक दिन दीपक अपने एम्प्लॉइज की सारी बातें सुन लेता है, पर वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता। उदास दीपक घर जाता है, जहाँ वो देखता है कि अब तक घर में खाना नहीं बना। सपना, मुझे बहुत भूख लगी है, अब तक खाना तैयार नहीं हुआ क्या? माफ करना दीपक, आज थोड़ा लेट हो गया, मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या बनाऊं। अच्छा, क्या तुम मेरी खाना बनाने में थोड़ी मदद करोगे? सपना की बात सुनकर दीपक को एम्प्लॉइज की बातें याद आती है और वह सपना से नाराज हो जाता है। मैं अपना घर छोड़कर तुम्हारे और तुम्हारी माँ के साथ रहने आया हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारा नौकर हूँ। मैं इस घर के कोई काम नहीं करूंगा, समझी तुम? दीपक, तुम्हें क्या हो गया? मैंने तुमसे कौन सा घर का काम करवा लिया, बस तुमसे थोड़ी सी मदद ही तो मांगी थी। तुम जानती हो ना कि मैं घर का कोई काम नहीं करता, फिर भी तुम मुझसे घर के काम करवा रही हो। क्या सोचकर तुमने ऐसा किया? जिस लड़के ने कभी अपने घर में काम नहीं किया, तुम उससे काम करवाने की सोच रही हो। तुम्हारे लिए मैं घर जमाई बन गया और तुम हो कि मुझे नौकर की तरह ट्रीट कर रही हो। दीपक के दिमाग में लोगों की बातें बैठ चुकी थी और वो बिन बात का अपना गुस्सा सपना पर निकालता है। ये सब देखकर बबीता भी समझ जाती है कि दुनिया वालों की बातें दीपक बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, इसलिए बबीता सपना से अकेले में बात करती है। सपना मेरी बच्ची, तू दामाद पर नाराज मत हो, उसका कहना भी जायज है। जब कोई आदमी अपना घर छोड़कर बीवी के मायके में बसता है तो लोग 100 तरह की बातें करते हैं। पर माँ, इसमें मेरी क्या गलती है? मैं मानती हूँ कि मैं चाहती थी कि मेरा पति घर जमाई हो, पर मैंने दीपक को फोर्स नहीं किया था। सपना, भले ही तूने दीपक जी को फोर्स ना किया हो, पर तूने और उसकी फीलिंग्स को भी तो नहीं पूछा और ना ही समझा। वो चाहते थे कि हम उसके साथ उसके घर में रहे, पर दामाद जी ने तेरी खुशी देखी। क्या तुझे नहीं लगता कि अब तुझे भी अपनी पति की खुशी देखनी चाहिए और लोगों के मुंह बंद करवाने चाहिए? अब सपना अपनी माँ की बातों को समझ जाती है और दीपक की प्रॉब्लम्स कम करने के लिए उसके साथ उसके घर चली जाती है। अपने घर आकर दीपक को बहुत अच्छा लगता है, साथ ही साथ उन सभी लोगों का मुंह भी बंद हो जाता है जो दीपक को ताने दे रहे थे। निकिता, जो कि शादी के नाम से ही दूर भागती थी, क्योंकि शादी को लेकर और ससुराल को लेकर निकिता की मानसिकता ये थी कि ससुराल वाले अच्छे नहीं होते, शादी के बाद जिंदगी बर्बाद हो जाती है, ऐसा कुछ वो सोचा करती। और इन सब के कारण उसके माता पिता हमेशा परेशान रहते थे। ऐसे ही निकिता के लिए वरुण नाम के लड़के का रिश्ता आता है। निकिता के माता पिता बहुत खुश होते हैं और निकिता की माँ निकिता से कहती है, अरे बेटा निकिता, तेरे लिए ना बहुत अच्छा रिश्ता आया है और लड़का दिखने में भी बहुत स्मार्ट है और इन लोगों का बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है। शहर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है, सारे पढ़े लिखे लोग हैं। माँ, मैंने आपसे बोल दिया ना कि मुझे शादी नहीं करनी। शादी करके किसका भला हुआ है? और मैं ना अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती। इतनी पढ़ाई लिखाई की है मैंने, शादी करके अपना जीवन तहस नहस कर दो। अरे तू कैसी बात करती है बेटा, शादी तो वो पल है जो सबके जीवन में आज नहीं कल तो आता ही है, फिर वो लड़का हो या लड़की। और अब तो तेरी उम्र भी हो गई है, पढ़ाई भी पूरी हो चुकी है, अब तो हाँ कर दे बेटा, ऐसे जिद नहीं करते। माँ, मेरी ना सारी फ्रेंड्स की शादी हो चुकी है और सारी की सारी दुखी है ससुराल में। ये सब देख के ना मेरी हिम्मत नहीं होती कि मैं शादी करूं। देख, सारे एक जैसे नहीं होते और जरूरी नहीं है कि उनका ससुराल अच्छा नहीं है तो तेरा भी अच्छा नहीं होगा। कभी भी ना कोई परफेक्ट नहीं मिलता, हमें उसे ठीक करना पड़ता है। अगर तेरे ससुराल वाले अच्छे नहीं होंगे तो तू उन्हें अच्छा बना देगी अपने अच्छेपन से। माँ, ये सारी बातें कहने में अच्छी लगती है और सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन मैं आपसे बोल रही हूँ कि मुझे शादी नहीं करनी और आप ना ऐसा मत करो मेरे साथ। ठीक है, फिर तू भी मेरी बात ध्यान से सुन ले। अभी तक तो मैं तुझसे प्यार से बात कर रही थी, लेकिन अब अगर तूने शादी के लिए हाँ नहीं की ना तो मैं खाना पीना सब कुछ छोड़ दूंगी और फिर देखती हूँ कि तेरे लिए क्या जरूरी है, मेरी खुशी या अपनी जिद। निकिता की माँ भी जिद पर थी, उसने खाना पीना ही छोड़ दिया था, जिससे उसकी माँ की तबीयत खराब होने लगती है। अरे माँ, ये क्या बचपना लगा रखा है आपने? ऐसे खाना ना खाकर ही मेरी शादी करवाओगी क्या? एक काम कर, मुझे मर जाने दे, मैं ऐसे ही मर जाऊंगी एक दिन। मेरे बहुत सारे अरमान है कि तेरी शादी हो, मेरे नाती पोते हो, मैं उनको खिलाऊं, लेकिन ये सब नहीं है मेरी किस्मत में।
ये सारी बातें ना बाद में कर लेंगे, पहले तुम खाना खा लो। तुम्हारी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, डॉक्टर ने कहा है कि कमजोरी हो गई है। अगर खाना नहीं खाओगे तो दवाई कैसे खिलाऊंगी मैं आपको। तो मुझे ऐसे ही मर जाने दे, जा यहाँ से अब। अच्छा ठीक है, चाहती हो ना कि मेरी शादी हो जाए तो यही सही, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन फिलहाल के लिए खाना खा लो और जो लड़का आपको पसंद है उस लड़के से आप मेरी शादी करा दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। क्या सच में तू शादी के लिए तैयार है? तुझे नहीं पता बेटा, तूने आज मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है। आज मैं बहुत खुश हूँ निकी, आज मैं सारा तेरी पसंद का ही खाना बनाऊंगी। ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, अभी तबीयत खराब है आपकी, आराम करो। निकिता शादी के लिए हाँ कर देती है। पूरे घर में खुशियों का माहौल था। वरुण अपनी माँ ममता और भाभी नेहा के साथ निकिता को देखने के लिए आता है। सब कुछ अच्छे से हो जाता है और इस तरह से कुछ महीने बाद वरुण और निकिता की शादी हो जाती है। ऐसे ही शादी के अगले दिन निकिता सुबह सुबह जल्दी से उठकर घर का सारा काम कर लेती है। तभी निकिता की सास ममता और नेहा की आंख खुलती है। वो देखती है कि घर का सारा काम हो गया। तभी ममता निकिता से कहती है, अरे निकिता बहू, ये क्या, तूने तो बड़ी जल्दी घर का सारा काम कर लिया। कितने बजे उठी थी सुबह? माँ जी, मैं सुबह के 4 बजे उठी थी और मैंने घर का सारा काम सुबह 7 बजे तक खत्म कर दिया। खाना, झाड़ू, पोछा, बर्तन, कपड़े सब कुछ कर दिया है और मैंने पूजा भी कर लिया नहा धो के। वो सब तो अच्छी बात है बेटा, लेकिन इतनी जल्दी उठने की क्या जरूरत थी? और नेहा और मैं भी तो थे ना, हम भी तो जग में तेरा हाथ बंटवा देते। नहीं नहीं माँ जी, नई नवेली बहू को जो जो करना होता है ससुराल में वो सब मैंने कर लिया है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी, ताकि जिससे आपको मुझे डांटना पड़े या फिर मारना पड़े। अरे निकिता बहू, कैसी बातें कर रही है? मैं भला तुझे क्यों मारूंगी? और रही बात डांटने की, तो अगर तू समय से खाना नहीं खाएगी, सही समय पर सोएगी नहीं, समय पर जागेगी नहीं, तो मैं इसके लिए तुझे जरूर डांटूंगी। अब ऐसे ही समय बीतता जाता है। निकिता अपने ससुराल में बहुत ही ज्यादा डर डर के रहती है। किसी के बोलने से पहले ही वो सारे काम कर देती। ऐसे ही एक दिन निकिता की सास निकिता से कहती है, अरे निकिता बहू, ये ना कुछ पैसे हैं और ये जेवर है, जरा इसे संभाल कर रख देना। मैं 2 दिन बाद मांगूंगी तुझसे, तब तू मुझे देना। लेकिन माँ जी, अगर मुझसे कोई चूक हो गई तो? नहीं होगी, और मुझे ना तुझ पर पूरा भरोसा है, इसे संभाल कर रखना। निकिता जेवर और पैसे अपनी अलमारी में रख देती है और ऐसे ही 2 दिन बाद ममता निकिता से वो जेवर और पैसे मांगती है। निकिता अलमारी खोलती है और देखती है कि अलमारी में जेवर और पैसे है ही नहीं। ये देखकर निकिता बहुत ज्यादा डर जाती है। वो पूरे घर में यहाँ वहाँ जेवर और पैसे ढूंढने लगती है, लेकिन उसे कहीं भी जेवर और पैसे नहीं मिलते। वो बेचारी बहुत ही ज्यादा डर जाती है और डरते हुए खुद से बोलती है, मुझे लगता है कि अब मेरे ससुराल वाले या तो मुझे मारेंगे या फिर वो जला देंगे मुझे, या तो छत से फेंक देंगे। ऐसा ही होता है ना लड़कियों के साथ ससुराल में। अब मैं क्या करूं? भगवान जी, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। ये घर छोड़कर भाग जाऊं या फिर माँ जी के पास जाके सारी बात सच सच बता दूं। आखिर उनको जो करना होगा मेरे साथ वो कर लेंगी। गलती भी तो मुझसे ही हुई है ना। निकिता बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी। वो रोती हुई अपनी सास को सारी बात बता देती है, जिसके बाद ममता निकिता से कहती है, अच्छा, तो वो पैसे और जेवर तुमसे गुम गए? परेशान होने वाली बात क्या है इसमें? जेवर और पैसे ही तो थे, दोबारा आ जाएंगे ना। लेकिन मेरे बहू के आंसू बड़े कीमती हैं, इतनी छोटी छोटी बातों पर बिल्कुल भी नहीं गिरने चाहिए। अगर तेरी जगह मेरी कोई बेटी होती और उससे ये सब हो जाता तो क्या क्या करती मैं? उसे मारकर फेंक देती क्या? नहीं ना। उसी तरह से तू मेरी बहू नहीं बल्कि मेरी बेटी है। और बेटा, ये तेरा ससुराल नहीं बल्कि मायका है। यहाँ पर डर के साथ नहीं, प्यार के साथ रह। देख रही हूँ, जब से तू शादी हो के आई है तब से डरी सहमी सी रहती है। तभी वहाँ पर नेहा जेवर और पैसे लेकर आती है और कहती है, निकिता, ये रहे जेवर और पैसे। मैं तुम्हें यही दिखाना चाहती थी कि भले ही हमारी सास है, लेकिन एक माँ की तरह प्यार करती है। मैंने भी ये चीज नोटिस की थी। जब तुम शादी करके यहाँ आई थी तो बहुत डरा डरा रहती थी। तुम्हारे मन में ना शायद ससुराल और सास ससुर को लेकर एक अलग ही मानसिकता बनी हुई थी। उसी को हटाने के लिए मैंने ये सब किया, और आज देखो रिजल्ट तुम्हारे सामने है। ये हमारी सासू माँ है जो हमारे ससुराल को ससुराल नहीं बल्कि मायका बना देती है।
इस तरह से निकिता को बहुत ही ज्यादा खुशी महसूस होती है कि वो इस ससुराल में एक बहू बनकर आई है। निकिता को ससुराल में बहुत ही ज्यादा प्यार मिलता है, जिससे उसे कभी ये महसूस ही नहीं होता कि वो उसका ससुराल है या मायका। शालिनी, जो कि अपनी शादी को लेकर बहुत एक्साइटेड थी, उसने बिना रिश्ता फिक्स हुए शादी को लेकर खूब सारे अरमान संजो रखे थे। ऐसे ही एक दिन शालिनी अपनी दोस्त प्रिया को फोन करके उससे कहती है, यार मैंने ना अपनी शादी के लिए एक लहंगा पसंद किया है, पूरे 50,000 का, और इस शहर के बेस्ट डिजाइनर का डिजाइन किया हुआ लहंगा है वो। अरे वाह, क्या बात है, तू तो बड़ी ही छुपी रुस्तम निकली। रिश्ता पक्का हो गया और तूने बताया ही नहीं, सीधा अब लहंगा फिक्स हो रहा है। वाह रे तेरी दोस्ती शालिनी मैडम। अरे तो पागल है क्या, मेरी शादी अभी फिक्स नहीं हुई है। मैंने अपनी शादी को लेकर बहुत सारे ख्वाब सजा रखे हैं, उसे ही पूरा करने की सोचती हूँ। हे भगवान, सही में 5 रुपए का प्रसाद चढ़ाकर भगवान से अच्छे दोस्त मांगे थे, लेकिन इतने अमाउंट में तेरे जैसे ही दोस्त मिलेंगे। तू ना मेरा मजाक मत बना। हर लड़की शादी को लेकर खूब सारे सपने सजा के रखती है। मेरी तो ख्वाहिश है कि मेरी शादी ठंड में हो, हम दोनों पति पत्नी हनीमून पर जाएं, ठंड के मौसम में सारी चीजों को एंजॉय करें। वाह रे तेरे सस्ते सपने। भगवान से प्रार्थना करूंगी कि मेरी सहेली की शादी ठंड में ही हो, क्योंकि ऐसी उसकी इच्छा है। और अब ना मुझे काम करने दे, क्योंकि मेरे पास तेरे इन फालतू सपने के लिए समय नहीं है। हाँ जाना, तेरे लिए सपने सस्ते होंगे, मेरे लिए ये सब बहुत ज्यादा कीमती है। और अब फोन रख, परेशान करती रहती है मुझे। ऐसे ही समय बीतता जाता है। एक दिन शालिनी के घर उसकी कजिन सिस्टर मिनी की शादी का इनविटेशन आता है। ये देख शालिनी अपनी माँ से कहती है, अरे माँ, ये क्या, इतनी गर्मी में कौन शादी करता है, मुझे नहीं जाना, पूरा मेकअप खराब हो जाता है पसीने से। ज्यादा बकवास करी ना, 8 नंबर की चप्पल मारूंगी फेंक के, और मुंह पर छपेगा 16। और हाँ, सबकी अपनी अपनी इच्छा होती है। ठंड में शादी करने का मतलब होता है कि दुगना खर्चा करना। अरे रिश्तेदारों की रजाई, गद्दे, कंबल, इन सब का भी तो अरेंजमेंट करना होता है। गर्मी में कम से कम रजाई कंबल का खर्चा तो बचता है। और तो और सर्दियों में रिश्तेदारों को गरम गरम खाना चाहिए होता है, जिससे गैस भी ज्यादा खर्च होती है। मैं तो तेरी शादी गर्मी में ही करूंगी बस। ऐसा कुछ नहीं है माँ, मैंने तो सोच रखा है अपनी शादी ठंड में करूंगी, और ठंड में अपने पति के साथ हनीमून पर जाऊंगी। बहुत सारे सपने देखे हैं मैंने। ठंड में जाकर शादी लोग क्यों करते हैं, सर्दियों में तो मजा आता है शादी करने का। अभी अभी मैंने तेरे से कहा ना कि 8 नंबर का चप्पल मारूंगी तो 16 नंबर छपेगा मुंह पर। दिलवाऊं तुझे शादी के मजे, वो भी सर्दियों में। शर्म नहीं आती अपनी माँ से ऐसी बातें करते हुए? अरे माँ, मैं आपसे बात नहीं करूंगी तो किससे करूंगी? अब मेरी कोई बहन तो है नहीं, इसीलिए आपसे शेयर करती हूँ जो भी मन में हो। और चाहे जो भी हो, शादी तो मैं सर्दियों में ही करूंगी। ठंड में शादी करने का मजा ही अलग है। तेरा दिमाग तो सही है ना शालिनी। इसी बात को लेकर दोनों माँ बेटी में खूब बहस होती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन शालिनी के लिए अनुज नाम के लड़के का रिश्ता आता है। शालिनी को अनुज और अनुज को शालिनी दोनों पसंद आ जाते हैं। कुछ समय बाद दोनों परिवार वाले शालिनी की शादी का बढ़िया सा मुहूर्त एक पंडित से निकलवाते हैं और पंडित जी से कहते हैं, जजमान, लड़का और लड़की की कुंडली देखने के बाद इनका बहुत ही शुभ मुहूर्त मई और जून के आसपास का है। इन दोनों महीनों में आप कभी भी इनकी शादी कर सकते हो। दिन आप फिक्स कर लो खुद अपने हिसाब से। पंडित जी, नवंबर, दिसंबर या जनवरी तक का कोई मुहूर्त नहीं है क्या? नहीं बिटिया, जून और मई का ही मुहूर्त है शुभ, तुम दोनों की कुंडली के हिसाब से। फिर मुझे शादी नहीं करनी पंडित जी। मेरी कुंडली के साथ विंटर में शादी के लिए बिल्कुल में मैच नहीं कर रही है। मैं तो अनुज जी के साथ शादी नहीं कर सकती। मुझे शादी करनी है तो ऐसे के साथ जिसके साथ कुंडली भी मैच करे, और शादी का जो मुहूर्त है वो भी सर्दियों का हो। ठंड में ही शादी करनी है मुझे, फिर चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। अरे शालिनी, ये कैसी बातें कर रही हो? इतनी छोटी सी बात के लिए कोई शादी करने को मना करता है क्या? अनुज, तुम नहीं जानते, शादी को लेकर मैंने बहुत सारे सपने संजो रखे हैं, और शादी मैं सर्दियों में ही करूंगी। शालिनी, 8 नंबर का चप्पल तेरे मुंह पे मारूंगी तो 16 छपेगा। तेरा दिमाग तो ठीक है ना? तुझे कितनी बार कहा है कि मैं भी सर्दियों में शादी करवाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ। हाँ तो ठीक है, फिर नहीं करनी मुझे शादी वादी। शालिनी का ऐसा जवाब सुनकर शालिनी की होने वाली सास मनोरमा कहती है, अरे शालिनी बेटा, तू बिल्कुल भी चिंता मत कर। ये मुहूर्त में यकीन तो मैं भी नहीं करती। और हाँ, तुझे अगर शादी ठंड में करनी है तो यही ठीक।
मैं अपने बेटे की शादी तेरे साथ ही करवाऊंगी, वो भी कड़कती हुई ठंड में। अब शालिनी की शादी अनुज के साथ बिना मुहूर्त के जनवरी के महीने में फिक्स हो जाती है। हर तरफ खुशियों का माहौल था। देखते ही देखते शालिनी की शादी का दिन भी आ जाता है और इसी तरह से हंसी खुशी शालिनी की शादी अनुज के साथ हो जाती है। शादी के अगले ही दिन मनोरमा शालिनी से कहती है, अरे बहू कहाँ है तू? किचन में इतने सारे बर्तन पड़े हैं, जा जाकर धो उसे। ठीक है माँ जी, अभी बर्तन धोती हूँ। शालिनी जैसे ही किचन में जाती है, किचन में खूब सारा बर्तनों का भंडार लगा था। बर्तन धोने के लिए जैसे ही पानी छोड़ती है, पानी बहुत ज्यादा बर्फ की तरह ठंडा था। ये देखकर शालिनी किचन से बाहर आती है और अपनी सास से कहती है, माँ जी किचन में तो बहुत ज्यादा ठंडा पानी आ रहा है, ऐसा लग रहा है पूरा हाथ ही जल जाएगा मेरा। मैं बर्तन कैसे धोऊं? गर्म पानी नहीं है क्या? अरे नहीं बहू, ठंड में पानी ज्यादा ठंडा हो जाता है, और वैसे भी तुझे तो ठंडी चीजें बहुत पसंद है। तू एक काम कर, ठंडे पानी से ही बर्तन धो, और मेरे घर में गर्म पानी नहीं है। और हाँ, ठंडे पानी से पोछा भी लगाना, नहाना भी ठंडे पानी से। ठंडे पानी से ही तुझे सारा काम करना है, क्योंकि तुझे तो ठंडी चीजें बहुत पसंद है। वैसे भी शादी तूने ठंड में की है, तो ठंड का असली मजा तो तुझे आना ही चाहिए। इतना बोलकर मनोरमा वहाँ से चली जाती है। तभी शालिनी खुद से बड़बड़ाते हुए कहती है, ये भगवान, ठंड में शादी करने के चक्कर में मुझे ये सब कुछ करने को मिल रहा है। मैंने सोचा था शादी के बाद हनीमून पर जाऊंगी, आराम से मेरे घर में नौकर होंगे जो मुझे खाना बनाकर खिलाएंगे, मैं तो आराम करूंगी। लेकिन मेरे सारे अरमानों पर तो पानी फिर गया। एक तो ठंड में सुबह उठने का मन नहीं करता, इतना सारा काम करना पड़ता है। इस तरह से मनोरमा शालिनी के नाक में दम कर देती है। उसे हर समय ठंडी में शादी करने का टोन मारा करती और उससे ठंड में खूब सारा काम करवाती। ये देखकर शालिनी को कहीं ना कहीं अपनी गलती महसूस होने लगती है। इस सर्दी में शादी करके उसने गलती कर दी थी। एक दिन शालिनी अपनी माँ को फोन करके उनसे कहती है, माँ मुझे लग रहा है सर्दी में शादी करके मैंने गलती कर दी। एक तो मुझे घर का काम करना नहीं आता, ऊपर से अचानक वो भी सर्दियों के मौसम में मुझे काम करने को मिल रहा है। मेरी हालत खराब हो रही है। अगर आपके कहे अनुसार गर्मियों में मैं शादी कर लेती तो धीरे धीरे करके काम करने की हैबिट भी बन जाती, फिर मुझे इतनी दिक्कत नहीं होती। अब मुझे बहुत दिक्कत हो रही है माँ। कोई बात नहीं बेटा, ये सर्दियों में शादी करने का तो असली मजा है। शालिनी गुस्से में फोन रख देती है। फिर शालिनी को एहसास होता है कि अक्सर बड़े जो कहते हैं वही सही होता है।